ये प्रस्तुति सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई सारी जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध दस्तावेजों और मानक ऐतिहासिक स्रोतों से ली गई है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समुदाय या ऐतिहासिक घटना को गलत तरीके से दिखाने का बिल्कुल नहीं है। 19वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जब एक गुप्त समाज ने सदियों पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत की। आखिर कौन थे ये लोग, और ऐसा क्या था कि इन्हें छिपकर मिलना पड़ता था? कहानी शुरू होती है साल 1849 में। जगह थी महाराष्ट्र, जहां एक आंदोलन चुपचाप जन्म ले रहा था। ये एक गुप्त समाज था और उनका एक ही मकसद था, जाति के हर नियम को तोड़ देना। तो चलिए बात करते हैं परमहंस मंडली की। ये वो लोग थे जिन्होंने बदलाव की पहली चिंगारी जलाई। परमहंस मंडली को महाराष्ट्र का 19वीं सदी का पहला सुधार संगठन माना जाता है और इसकी स्थापना का मकसद बहुत साफ था, समाज से हर तरह के जाति भेदभाव को जड़ से खत्म करना। उस जमाने में ये एक बहुत ही बड़ी और क्रांतिकारी सोच थी। यहाँ जो मूल दस्तावेज हम देख रहे हैं वो परमहंस मंडली के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताता है, जैसे कि सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करना और जाति पाति के नियमों को पूरी तरह से नकारना। जब हम सीधे स्रोत से जानकारी लेते हैं तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत काम आती है। तो उनके मुख्य लक्ष्य क्या क्या थे? सबसे पहले वे एक ईश्वर में विश्वास करते थे और उनका सबसे बड़ा मिशन था जाति के सभी नियमों को तोड़ना। जरा सोचिए, उनकी बैठकों में निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों के हाथ का बना खाना परोसा जाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की भी जोरदार वकालत की। ये सारे विचार उस दौर के हिसाब से बहुत ही साहसी और आगे के थे। लेकिन एक सवाल उठता है, वे ये सब छिप कर क्यों कर रहे थे? जैसा कि इस कोट में बताया गया है, उन्होंने एक गुप्त समाज के रूप में काम किया क्योंकि उन्हें रूढ़िवादी तत्वों की शत्रुतापूर्ण और हिंसक कार्रवाई का डर था। सीधी सी बात है, उनका काम बहुत खतरनाक था और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें पर्दे के पीछे रहकर ही काम करना पड़ता था। इस पूरे आंदोलन के पीछे दो बड़े नाम थे। एक तरफ थे बालशास्त्री जांभेकर, जिन्होंने अपने लेखों से इसकी वैचारिक नींव रखी, और दूसरी तरफ थे दादोबा पांडुरंग, जिन्होंने इस विचार को एक संगठन का रूप दिया और मंडली की स्थापना की। तो कह सकते हैं कि एक ने सोच दी और दूसरे ने उसे हकीकत में बदला। चलिए अब महाराष्ट्र से थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं और देखते हैं कि सुधार की ये आग वहां कैसे पहुंची। अब बात करते हैं वेद समाज की, जो दक्षिण भारत से उठी एक बहुत ही अहम आवाज थी। तो वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में के श्रीधरालु नायडू ने की थी। उन्हें प्रेरणा मिली थी केशव चंद्र सेन के कामों से, और फिर 1871 में इसे फिर से संगठित किया गया और इसका नाम बदलकर दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज रख दिया गया। इससे पता चलता है कि इसका प्रभाव कितना बढ़ रहा था। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरी है, फैक्ट्स फाइल। आइए इन दोनों संगठनों की एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। परमहंस मंडली, साल था 1849, जगह महाराष्ट्र, संस्थापक थे दादोबा पांडुरंग और मकसद था जातिगत भेदभाव को मिटाना। दूसरी तरफ वेद समाज, साल 1864, जगह मद्रास, संस्थापक के श्रीधरालु नायडू और इनका मकसद था सामाजिक और धार्मिक सुधार। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों सुधार की ही बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जगह और स्थापना का समय अलग अलग था। तो सवाल ये है कि इन आंदोलनों की विरासत क्या रही? इन्होंने आने वाले भारत पर क्या असर छोड़ा? देखिए, इनकी विरासत को हम 3 बड़े हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, इन्होंने पुरानी रूढ़िवादी सोच को सीधी चुनौती दी और जाति के बंधनों को तोड़ा। दूसरा, इन्होंने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह जैसे प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा दिया। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, इन्होंने पूरे भारत में भविष्य के सुधार आंदोलनों के लिए एक वैचारिक और संगठनात्मक जमीन तैयार कर दी। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। ये बदलाव की वो धीमी धीमी फुसफुसाहटें थीं जो आगे चलकर एक नए भारत की दहाड़ बन गईं। ऐसी ही और जानकारी भरी प्रस्तुतियों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर कोई और जानकारी चाहिए या कुछ बदलाव सुझाना हो तो बेझिझक कमेंट करें।